नमस्कार दोस्तों। नए लेक्चर में स्वागत है आपका। हमने क्या देखा था? हमने जो प्रीवियस दो लेक्चर्स थे, हमने ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने डेजर्ट प्लेन देख लिया। हम- हमने पंजाब प्लेन देख लिया। अब बचे तीन और पार्ट जो रीजनल क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा? तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका गंगेटिक प्लेन। चौथा है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। और पांचवा डेल्टाइक प्लेन। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में तीनों खत्म कर दूं। ठीक है। पहला सिंपल आता है गंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। जिससे आपको पता है जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। इस ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, ये पता है ग्लेशियर क्या होता है? इसमें मैंने एक टर्म यूज किया, ग्लेशियर। इसको कहते हैं, क्या हिंदी में क्या कहते हैं? हिमनद। इंग्लिश से भले आप लोगों को क्लियर ना हो, लेकिन हिंदी से नाम क्लियर हो जाएगा। हिमनद। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। है ना? जैसे सिंपल नदी का मतलब क्या होता है? नदी क्या, पानी उसमें बहता है। तो जो हिमनद होते हैं ना, इसमें बर्फ बहता है। बर्फ बहने का मतलब ये नहीं कि बर्फ के टुकड़े बह रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा जो बर्फ होता है, मतलब जो ये हिमालय या जो वो सब ऊंचाई वाले जो इस जगह स्थित है, वो ढका हुआ है पूरा बर्फ से। तो वो स्लोली स्लोली ना स्लाइड होता है। स्लोली स्लोली वो फ्लो होता है। मतलब बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे बह रहा है, आप खड़े हो तो बह जाएंगे बर्फ के साथ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो बहुत कम धीरे धीरे गति से वो स्लोप के अनुसार ढलान के धीरे धीरे नीचे वो गिर रहा होता है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर यानी ये होता है हिमनद। जैसे आप बहुत सारे नाम सुनेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये हिमनद है, मतलब बर्फ की नदी है जो बहुत स्लो गति से बहती है। बहुत ही स्लो, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई सालों में तो वो मुश्किल से 2-4 मीटर बहेगी। ये हालत होती है। मतलब ये नदी है, बर्फ की नदी। ठीक है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो जो गंगा निकलती है ना, तो गंगा कोई एक नदी से नहीं निकलती कि मतलब हाँ गंगा निकल गई यहाँ से तो बहना शुरू हो गई। कई सारे छोटे छोटे मतलब इसके स्ट्रीम्स हैं जो आके मिलती हैं गंगा में। ये गंगा नदी बाद में बनती है। तो जो मेन है, मेन दो हैं, अलकनंदा और भगीरथी। अलकनंदा और भगीरथी। भागीरथी नहीं, भागीरथी। ये दोनों नदियां मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है। ये हरिद्वार से पहले पड़ता है। हरिद्वार क्या, ऋषिकेश से भी पहले पड़ेगा ये। तो वहां पे ये दोनों नदियां मिलती हैं। और ये दोनों नदियां मिलकर क्या बनती हैं? गंगा का रूप बन लेती हैं, गंगा नदी बनती है। गंगा नदी बन के ये हरिद्वार के रास्ते जहाँ इंटर करती है, ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन में इंटर करती है। अब मैंने कहा था ना कि द्वार क्या होता है। द्वार मतलब कि ऐसा बाउंड्री, ऐसा जोन जहां से जो नदी है वो पहाड़ या ऊंचाई छोड़ के प्लेन एरिया में एंट्री करे। जैसे हरिद्वार, कोट द्वार। ठीक है, नाम होता है, द्वार एक कंसेप्ट होता है। अब आगे आते हैं। तो हमने क्या बात की? हमने गंगा नदी की बात कर ली। जो गंगा नदी है अपनी, जैसे अगर हम मैप में देखें, चलो मैं बना देता हूँ। ठीक है। तो यहां से गंगा कहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे बहती हुई यहाँ। तो ये वाला एरिया क्या है? आपका उत्तराखंड है। ये वाला एरिया कौन सा है? आपका यूपी है। ये वाला एरिया कौन सा है? आपका बिहार है। ये वाला एरिया कौन सा है? आपका वेस्ट बंगाल है। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया पड़ता है, ठीक है, सुल्तानगंज वाला। छोटा सा, बहुत छोटे से मतलब एरिया है जो झारखंड का है।
यानी लगभग पांच, लगभग क्या मतलब पूरा का पूरा पांच, पूरे पांच स्टेट से गंगा नदी आपकी बहते हुए कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बस ऐसे फैक्ट मैंने दे दिया। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये चीज जान लीजिए आप। अच्छा, अभी गंगा नदी जो गैंगेटिक प्लेन है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इतना ये कहते हैं ना, जैसे कि मैंने डेजर्ट प्लेन बता दिया क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फायदा है। पंजाब प्लेन तो गंगा प्लेन का कुछ खासियत देखते, जो गंगा नदी है गैंगेटिक प्लेन है, मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। इसकी सबसे जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। कहाँ मिलती है? यहाँ प्रयागराज। संगम है ना यहाँ पे। प्रयागराज, जो इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। फिर ये नदी के हाथ बिहार से होते हुए कहाँ चली गई? फिर ये आपकी चली गई बंगाली खाड़ी में। तो ये जो यमुना मिल रही है, गंगा का फ्लो कैसा है? ऐसा है। यानी ये यमुना कौन सी है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक मतलब ये दाएं से आके मिल रही है ना, यानी ये सहायक नदी है, दाहिने वाली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसी तरह यमुना के साथ साथ और कौन सी है? सोन नदी है। फिर यमुना में कौन सी नदी मिलती है? चंबल है, सिंध, बेतवा, केन, और ये सारी नदियां मिल रही हैं। ये सब डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे, जो ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे ना, प्रवाह तंत्र, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो सब मैं पढ़ाऊंगा कि मतलब क्या क्या नदियां कैसे काम कर रही हैं, कौन कौन सी नदी है। फिर अगर ऊपर से बात करें तो ये तो दाहिने से जुड़ रही हैं, अगर बाएं से देखा जाए तो काली नदी है, कोसी नदी है, और भी सारी नदियां हैं, घाघरा है, गोमती भी है। ठीक है, तो ये सारी नदियां आके जुड़ रही हैं यहाँ पे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे देखिए एक लॉजिक है, इसका कंसेप्ट है। जब आप ऋषिकेश या हरिद्वार में होंगे, मान लीजिए ऋषिकेश, अपनी बात बता रहा हूँ मैं छोटा था जब मैं ऋषिकेश से हरिद्वार गया एक बार। जैसे मैं ना शुरू से इधर रहा हूँ, यूपी बिहार में रहा हूँ, मतलब नॉर्थ इंडिया में ये क्षेत्र मेरा ज्यादा घुमा हुआ है। तो जैसे मैं इलाहाबाद में देखा, मैंने बनारस में देखा, पटना में देखा, तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो गंगा नदी है, ये इतनी चौड़ी है, लगभग बीच में 6 किलोमीटर, ऐसा कुछ है, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये चौड़ाई है गंगा नदी की। और जब मैं वहां गया ऋषिकेश हरिद्वार, तो भाई ये पता चौड़ाई कितनी थी? 100 मीटर है बस। कहीं कहीं तो 50 मीटर है। मैंने देखा कि यार, मैंने सोचा कि यार ये कैसे है, मतलब ये नदी जो 100 मीटर यहाँ बह रही है, वहां जाके 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में बह रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसके पीछे दो रीजन है। एक तो जो ऋषिकेश हरिद्वार वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, गंगा जी जो है ये पहाड़ों से उतर रही हैं। यानी जो नदियां हैं वो कहाँ से उतर रही है? पहाड़ों से। तो इनकी स्पीड क्या है? स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जब स्पीड ज्यादा है, तो ये पतले से रास्ते से ही सारा पानी निकाल देंगी, इनको चौड़ा चाहिए ही नहीं, चौड़ा रास्ता बनाएंगी ही नहीं। पतला रास्ता मिलेगा, उसी में से सारा बह जाएंगी झटके में। ये समझ में आया, इसलिए पतली है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे ना पानी ज्यादा नहीं है। पानी ज्यादा किस लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत नदियां मिल नहीं रही हैं। एक अलकनंदा, एक भगीरथी, छोटी छोटी नदियां मिलकर ये गंगा बनी है। तो इनका पानी खुद ही कम है। तो कितना पानी है? पानी का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। दूसरा क्या है? पानी का वॉल्यूम, यानी पानी की जो मात्रा है, जल का जो मात्रा है वो बहुत कम है, इसलिए इनकी चौड़ाई भी कम है। बीच में क्या हुआ, जब ये बहते बहते आई तो नदियां मिलते गई, एक नहीं, दो नहीं, कई सारी नदियां, जितनी नदियां आके मिल गई, तो ये बहते बहते क्या चौड़ी हो गई। ठीक। और दूसरा क्या कि जब ये प्लेन एरिया में आई, तो प्लेन एरिया मैंने क्या बताया था कि स्लोप तो है ही नहीं, एकदम समतल भूमि है। ठीक। तो जैसे अगर आप मान लीजिए किसी कोई एक प्लेट बर्तन ले लीजिए, थाली ले लीजिए, थाली पे पानी आप ऐसे डाल दीजिए। अगर आप थाली को ऐसे करेंगे, टेढ़ा करेंगे, तो तुरंत पानी सरक जाएगा। लेकिन अगर आप थाली को प्लेन रखें, कोई स्लोप ना बनाए, तो पानी वो फैलेगा। इसीलिए जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, यहाँ पे जब यूपी बिहार वाले एरिया में जब एंट्री करती है नदी, तो फैल जाती है, उसका पानी जो है ना फैल जाता है, जिससे वो चौड़ा चौड़ी होके बहने लगती है। और बरसात के टाइम में इतनी सारी नदियां मिली हुई हैं, तो इनका बरसात के टाइम में जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि इनका क्षेत्र सारा ये दूर दूर तक ये फैल के बहती हैं। ये तो मान लीजिए ओवरव्यू दिया मैंने थोड़ा सा।
इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये कि जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इन सारी नदियों की वजह से ये बहुत ज्यादा कैसा है, फर्टाइल है। तो फर्टाइल होने से क्या हुआ कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई हो गई। क्यों हाई हुई? यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, यानी जो यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। बेस्ट है। ठीक है। न बहुत ज्यादा गर्म, न बहुत ज्यादा ठंडा, न बहुत ज्यादा बारिश। तो मानव के लिए रहने के लिए ये एरिया बहुत अच्छा है। ठीक। दूसरी चीज, खेती अच्छी है, क्योंकि नदियां हैं, मौसम ऐसा है, तापमान अनुकूल है, तो खेती भी बहुत पर्याप्त है। इन दो कंडीशंस की वजह से ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। बहुत ज्यादा बढ़ क्या गई, मतलब इतना ज्यादा बढ़ने लगी झटके में, तीव्र गति से। इससे जानते प्रॉब्लम क्या हुई? इससे प्रॉब्लम ये हुई कि भाई खेत तो आपका फिक्स है, लैंड तो फिक्स है। एक मान लीजिए खेत था किसी ए का, उसके चार बच्चे थे, तो चारों ने चार हिस्सा ले लिया। फिर इन चारों के चार चार बच्चे हुए, सबने चार चार हिस्सा ले लिया। फिर सबके चार चार बच्चे हुए, सबने चार चार हिस्सा लिया। तो इससे क्या हुआ कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बहुत ज्यादा हुआ। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास ना, इतने लोग हो चुके हैं कि लोगों के पास जमीन ही नहीं है। जमीन क्या है? बहुत कम। मतलब बस कहने के लिए किसान है, जमीन है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ कि गरीबी, सिंपल सी बात है, गरीबी, गरीबी बढ़ेगी। तो जब गरीबी बढ़ी, कहीं न कहीं ये, इसने किसको बढ़ावा दिया? अशिक्षा को। इसको समझिएगा, ये चक्र है पूरा। एक मिनट में स्लाइड ऐड कर लूं। एक तरह से समझ लीजिए कि पूरा चक्र बन गया कि गरीबी से क्या हुई? अशिक्षा। और अशिक्षा होने से क्या हुई? गरीबी। है ना? गरीबी ने किसको पैदा किया? गरीबी ने पैदा किया अशिक्षा को। और अशिक्षा से वजह से क्या हुआ? गरीबी पैदा हो गई। तो एक दुष्चक्र टाइप का फॉर्म हुआ कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली समझिए कि ये पॉसिबल कैसे है। पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों के पास जमीनें कम थी, जमीनें कम हो गई, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो गया। इस समय ये हालत है कि जो अपना यूपी बिहार वाला बेल्ट है, खासकर ये जो पूर्वांचल वाला और बिहार वाला, कि लोगों के पास इतनी जमीनें भी नहीं है कि वो ढंग से खेती कर पाए, अपना साल भर का रोजी रोटी निकाल पाए। तो मजबूरी में उनको क्या, दूसरा रोजगार ढूंढना पड़ा। अब भाई उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, अशिक्षा है, पैसा नहीं है कि पढ़ पाए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे लेबर इंटेंसिव पॉपुलेशन का जन्म हुआ, मतलब श्रमिक वर्ग का। यानी चीप लेबर। यानी चीप लेबर क्यों? भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा चाहिए सबको, खेत है नहीं किसी के पास, सब कुछ वो हो चुका है, बढ़ चुका है, बचा ही नहीं है। अब क्या करेंगे इतने छोटे खेत का? कोई मतलब नहीं है, पूरा परिवार पालना है, एक परिवार में पांच पांच बच्चे हैं। और चीप लेबर इसलिए हुआ क्योंकि, अब जैसे मान लीजिए कि किसी काम को करने के लिए 10 लोग की जरूरत है, 10 लेबरर्स की जरूरत है, 10 मजदूर की जरूरत है। और मेरे पास अवेलेबल है 100 मजदूर। ऐसे तो 10,000 रुपया मिलना चाहिए एक मजदूर को, लेकिन भाई अब 100 मजदूर में से 10 ही लोग काम कर पाएंगे ना, 90 तो खाली बैठेंगे। तो ये 90, इन्होंने इन 90 ने क्या कहा कि भाई ऐसा है कि 5,000 में काम करेंगे। ठीक। तो जो 10,000 मिलना चाहिए था, वो 5,000 में काम आपका हो रहा है, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, डिमांड जितना है उससे ज्यादा सप्लाई हो चुकी है। इसीलिए जो ये लेबर है वो चीप हो चुका है। और दूसरी बात की जो लेबर है ना, वो स्किल्ड नहीं है।
स्किल्ड मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो कैसा लेबर है, लेबर फोर्स कैसा है ये, कि भाई जो कहते हैं ना कि मजदूरी वाला काम करेगा, या नहीं, जैसे कि जिसमें कुछ स्किल्ड नहीं चाहिए, स्किल नहीं चाहिए, स्किल कैसा मतलब पढ़ाई लिखाई या कुछ टेक्निकल स्किल की बात कर रहा हूँ मैं। इसीलिए आप देखते हैं कि यूपी बिहार के जो लोग हैं, यानी जो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ के जो लोग हैं, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो अरब हो, अरब मतलब कि यूएई, सऊदी अरब, हर जगह ये जाके क्या कर रहे हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ड्राइवर माली का काम कर रहे हैं, ठीक है, भेड़ बकरी चराना, साफ सफाई करना, ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई काम नहीं है इनके पास, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इस एरिया में हो चुकी है, इनको काम चाहिए, रोजी रोटी का साधन चाहिए, इनके पास शिक्षा इनको प्रॉपर मिली नहीं, गरीबी की वजह से। तो क्या करेंगे, यही सब काम इनके पास अवेलेबल था, तो इन्होंने सोचा कि चलो यही काम करते हैं। तो इसीलिए जो आपका जो देखेंगे आप, तो ये सारे जो मैक्सिमम जो लेबर जो आपको मिलेंगे, ये यूपी बिहार के ही लोग मिलेंगे। रीजन समझ में आ गया क्यों हर जगह यही लोग मिलते हैं? यही रीजन है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, और यहाँ के लेबर या यहाँ के लोग उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं मिल पाई, तो इसलिए स्किल्ड नहीं हो पाया। इसलिए जो लेबर फोर्स है वो बेसिकली मजदूर वाला काम, मजदूरी यानी जो कहते हैं ना फिजिकल काम है, वो ज्यादा करते हैं ये लोग, हमारे लोग यहाँ के। तो ये चीज समझ में आ गई, तो यहाँ पे कुल मिला के जो हमको समझ में आ रही चीज है कि यहाँ पे जो खेती है ना, वो सबसिस्टेंस है। सबसिस्टेंस का मतलब कि खुद उगाओ और खुद खाओ, मतलब अपना पेट पालो। इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, खुद उगाओ खुद खाओ, मतलब अपना काम निकालो बस। मतलब ऐसी उपज नहीं होती कि वो जाके मार्केट में बेच सके, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दूसरी चीज कि भाई मेरे पास एक छोटा सा खेत है, मान लीजिए कि कितना बड़ा, मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। अब मैं इस छोटे से खेत के लिए ट्रैक्टर थोड़ी खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा ना, सिंपल सी बात है। मैं इस छोटे खेत के लिए क्या करूंगा, ना ट्रैक्टर खरीदूंगा, ना हार्वेस्टर खरीदूंगा, ना कुछ खरीदूंगा। मैं वही फावड़ा कुदाल लेके खेती करूंगा, खुरपा से खेती करूंगा। ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करूंगा बीज पे, या उस पे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स पे। वही पुराने ढर्रे पे कृषि करूंगा। यानी जो यहाँ की जो खेती है ना, वो लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, मैकेनाइज्ड नहीं है। क्योंकि लेबर तो बहुत ज्यादा है, लेबर की कोई कमी नहीं है, तो क्या करेंगे मशीनों के जब लेबर मिल रहा है मुझे तो। ठीक है, लेबर इंटेंसिव खेती ज्यादा है। प्रोडक्शन कैसा है, सरप्लस नहीं है। प्रोडक्शन सरप्लस मतलब अधिक, जो खेती है यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मतलब इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि आप उसको यूज कर सके, उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। बस रोजी रोटी का साधन बन चुका है आपका। तो ये सारे कुछ फीचर हैं, लेकिन एक चीज और है कि इतना कम भी प्रोडक्शन नहीं है कि हम अपने कहते हैं ना कि भारत देश का काम ना चला पाए। भारत को सेल्फ सफिशिएंट मतलब खाद्यान्न मामले में अगर सफिशिएंट बना, भारत अगर आत्मनिर्भर बना, तो ये गैंगेटिक प्लेन का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है ना कि हम चावल में नंबर 1 है, नंबर 1 है, गेहूं में भी शायद चावल में शायद नंबर, मुझे लगा चाइना है। चलो कोई नहीं, नंबर 1 2 होंगे। गेहूं में भी हम नंबर 1 है, शायद नंबर 1 या 2 होंगे, यूएस के बाद। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो खाद्यान्न है, इसके मामले में हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। सबके पीछे रीजन क्या है? सबके पीछे रीजन बस यही है कि जो गैंगेटिक प्लेन है, या जो आपके जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, उसकी वजह से। ठीक है, तो गंगा के बारे में की और बता दूं कि जब गंगा, जैसे ऐसे समझ लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया, रफ आइडिया से समझते रहिए। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई सर ये ऐसा क्यों बना रहे हैं फोटो, भारत तो कुछ अच्छा है। बस ये मैं ऐसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। गंगा जब यहाँ से निकलती है, जब ये आती है यहाँ पे बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है आपका मान लीजिए, और यहाँ से क्या ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये यहाँ पे आके मिल रही है गंगा से। ये कौन से टाइल काम आएगा मैं भी बता देता हूँ। यहाँ पे तो भारत में किसको किस नाम से जानते हैं, गंगा, और इसको किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र।
लेकिन ब्रह्मपुत्रा को एक चीज और बता दो, जो ब्रह्मपुत्रा है ना, ये सिर्फ असम वाले एरिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत वाले एरिया में इसको कहते हैं सैंगपो। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं दियांग। चलो ये भी जरूरत नहीं है, बाद में बताऊंगा जब प्रवाह तंत्र पढ़ाऊंगा, ड्रेनेज सिस्टम तब बताऊंगा ये सब। सिंपल से यहाँ समझ लीजिए कि जब ये गंगा जब इंटर करती है बांग्लादेश में, और जब ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में इंटर करके जब यहाँ मिलकर बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है, तो इनका नाम बदल जाता है। ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है जमुना। क्या कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्रा है वो बांग्लादेश में क्या बन जाती है, यमुना। और जो गंगा है वो क्या कहलाती है बांग्लादेश में, पद्मा। और इन दोनों की जो ये नदी, जो ये दोनों मिलकर जब बहती है, तो इसको क्या कहते हैं, मेघना। कितना सही नाम दिया उन्होंने बांग्लादेश वालों ने। पद्मा, जमुना और मेघना। जमुना कौन, ब्रह्मपुत्र जमुना बन गई, गंगा पद्मा बन गई, और ये दोनों मिलकर क्या बन गई, मेघना। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ आपका, वो सुंदरबन डेल्टा बन गया, डेल्टा फॉर्म हो गया। तो ये था आपका गंगेटिक प्लेन। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन की। ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन देखिए कुछ नहीं है, जो आपकी जो ब्रह्मपुत्र है ये तिब्बत से बहते हुई भारत में एंट्री करती है, बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो इसके जो आसपास का एरिया है ना, जो असम में पड़ता है, वो होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। और यहाँ पे किसकी खेती होती है, यहाँ पे चाय के बागान मिलते हैं। चाय के बागान मिलेंगे, जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, यानी जो उस पे आपको चाय के बागानों की खेती करते हुए यहाँ पे लोग मिलेंगे। और यहाँ के जो किनारे किनारे वाले जो एरिया है ना, यानी जो एरिया है यहाँ पे ना कृषि बहुत उन्नत है, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि ये जो नदी है, ये पहाड़ों से होके यहाँ गुजर रही है। जब असम में आती है तो ये पहाड़ से होके यहाँ पे आई, तो यहाँ पे बाढ़ बहुत आती है, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, बारिश ज्यादा है। बारिश ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि जो मानसून का बंगाल की खाड़ी का जो, ये जो ऐसे समझिए कि जो बंगाल की खाड़ी वाला जो ब्रांच है, ये यहाँ पे आके बारिश कराता है बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में। ठीक। तो बारिश की वजह से यहाँ पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ बाढ़, हर साल बाढ़ आई रहती है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ बाढ़ ज्यादा आती है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। नहीं तो बाकी ये जो एरिया है बहुत अच्छा है, यहाँ खेती खेती भी असम वाले एरिया में काफी अच्छी होती है। तो बारिश वारिश वजह की वजह से यहाँ पे जो खेती है, लोग थोड़ा बहुत चावल की खेती भी होती है, बांस की खेती होती है, चाय के बागान तो फेमस ही है, आपको पता ही है। अब हमारा बचता है सुंदर डेल्टा वाला क्षेत्र। इसके बारे में समझते हैं। मैप मैं खोल लूँ, मैप से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे हमने ये देखा था कि जब गंगा यहाँ पे आके गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये होता है डेल्टा बनता है। डेल्टा क्या होता है बताऊंगा मैं। ये क्षेत्र डेल्टा कहलाता है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। जब नदी समुद्र से जाके मिलती है तो डेल्टा का निर्माण होता है। अभी जरूरी नहीं है कि हर केस में होगा, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। यहाँ पे दो नदियां मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र आके यहाँ पे गिर रही है, और गंगा गिर रही है। तो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है वो बांग्लादेश में पड़ता है। हमें बस किससे मतलब है, जो हमारा बंगाल के पास वाला क्षेत्र है, सुंदरबन वाला डेल्टा, उससे वो मतलब है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं डेल्टा होता क्या है। जैसे समझ लीजिए कि ये कोई भूमि है, ये लैंड है, और यहाँ पे क्या एक नदी बह रही है, ये बहते हुए आई। ये क्या है, ये समुद्र है। ये क्या है, ये लैंड है। ये नदी बह रही है, ये अपने साथ क्या ला रही है, अवसाद ला रही है। तो ये जब अवसाद लाती है ना, तो इसको यहाँ पे जमा करना शुरू करती है अपने मुहाने पे। यहाँ पे जमा करना शुरू किए।
समय के साथ साथ जमा करते करते ये पूरा ऐसे जमा हो जाता है। हो गया जमा। यानी क्या हुआ, देखने में क्या हमें समझ में आ रहा है, देखने में ये समझ में आ रहा है कि जो जमीन थी यानी जो स्थल मार्ग जो स्थल था वो कहाँ घुस गया, वो घुस चुका है समुद्र में। यानी जो लैंड था यानी जो लैंड है वो लैंड का कहाँ हुआ एक्सटेंशन, सी में। यही जो लैंड का एक्सटेंशन सी में हुआ इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक। तो ये डेल्टा समझ में आया। अब इसका उल्टा केस समझते हैं। ये मान लीजिए स्थल है। ठीक। और ये क्या है, समुद्र है। यहाँ मान लीजिए कुछ ऊंचाई वाला एरिया है किनारे पे। यहाँ से मान लीजिए कोई नदी आके गिर रही है। ठीक है। तो जब ये नदी इतनी ऊंचाई से गिरेगी ना तो यहाँ पे ये अवसाद जमा नहीं करेगी। सारा अवसाद क्या होगा, बह जाएगा। लेकिन अवसाद तो जमा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फ्लो इतना है ना कि ये इस वाले हिस्सा को क्या करेगी, पूरा अपर्दन कर देगी। मान लीजिए कि ये पूरा इसने इसको क्या किया, अपर्दन कर दिया। यानी जो अब जो ऐसे हिस्सा था, जो पहले तो अब ये कैसा लगेगा देखने में, ऐसा लगेगा। इसी में समझा देता हूँ। यानी ये जो था, जो पहले था आपका ऐसे, ये जो पहले एरिया था, यानी अब कैसा होगा, ये लगेगा कि ऐसा ये अंदर। यानी जो समुद्र है ये घुस चुका है कहाँ, लैंड में। यानी ऐसे समझिए कि ये समुद्र था, ये नदी बही, इसने यहाँ पे क्या किया, इरोजन कर दिया। अब समुद्र कैसे बन गया, अब जो बाउंड्री बनी है ऐसे बन गई। यानी ये क्या हो गया, पूरा समुद्र। ठीक है। यानी ये जो समुद्र घुसा लैंड में, इसको बोलते हैं एस्चुअरी। डेल्टा और एस्चुअरी का यही कॉन्सेप्ट है सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो। अगर लैंड का एक्सटेंशन हो रहा है यानी लैंड बढ़ के समुद्र में फैल रहा है वो होता है डेल्टा, और समुद्र अगर फैल बढ़ के लैंड में अंदर घुस रहा है तो होता है एस्चुअरी। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये जो नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं ये सारी डेल्टा बनाती हैं। मतलब मैक्सिमम, चाहे वो गंगा हो, चाहे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सब क्या डेल्टा बनाती हैं। इधर जो पश्चिम की नदियां हैं ना ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, कारण समझ में आ गया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है कि ऊंचाई से आके यहाँ गिरती हैं तो ये पूरा अपर्दन करके पूरा क्षय हो जाता है। लेकिन ईस्टर्न घाट तो यहाँ भी है, लेकिन ये ईस्टर्न घाट ना ये वेस्टर्न घाट की तरह इतने ऊंचे नहीं होते, इनके बीच में बहुत सारी जगह है। तो यहाँ अलग कंसेप्ट लगता है। वो सब मैं आपको उसमें बताऊंगा जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि जो पूर्व की तरफ नदियां बह रही हैं पूर्व की तरफ वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम वाली हैं वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। तो हमारा जो डेल्टा वाला प्लेन एरिया है, जो अवसाद और जो सेडिमेंट लाया गया नदियों के द्वारा, खासकर गंगा नदी के द्वारा जो जमा हुआ, ये बंगाल वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में, इस वाले डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्री एक नाम है, सुंदरी वृक्ष। पेड़ सुंदर नहीं है, पेड़ तो सारे सुंदर होते हैं यार। तो एक प्रजाति है पेड़ की सुंदरी। ये सुंदरी वृक्ष यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं इस एरिया में, इसलिए इसके नाम पे क्या पड़ गया नाम, सुंदरबन डेल्टा। ठीक।
तो यहाँ पे ना सुंदरबन डेल्टा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पाते हैं पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन पता है क्या होता है? मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं, देखिए बता दूं, जो डेल्टा वाला एरिया है, डेल्टा वाला एरिया में आप देख रहे हैं कि नदी क्या कर रही है, मतलब वहाँ जो डेल्टा बना, वहाँ पे नदी का पानी है, यानी स्थल मार्ग, स्थल है, उसके बगल में क्या है, समुद्र है। यानी एक तरह का ये बाउंड्री है। बाउंड्री किसका? फ्रेश वाटर प्लस सॉल्ट वाटर। लेकिन जो डेल्टा बन रहा है वो समुद्र में बन रहा है, और हर समय ज्वार भाटा दिन में आता है 2 बार। दिन में 2 बार तो कम से कम पूरा समुद्र का पानी उसको ढक लेता है। यानी यहाँ का जो सॉइल है ना वो हाइड्रिक सॉइल है। हाइड्रिक सॉइल का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉइल जिसमें ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है, लेकिन जो सॉल्ट है वो ज्यादा है। यानी इस वाले सॉइल में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। इसलिए यहाँ जो पेड़ पाए जाते हैं, या जो यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, वो बेसिकली जो वनस्पति होती है वो ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो खारे जल में सरवाइव कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ना वो छोटे हाइट के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। वो कुछ इस टाइप के होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ये पौधे हैं। तो इनकी जो जड़ें होती हैं ना ऐसे निकली रहती हैं हवा में। ये मान लीजिए पानी है, तो ये हवा में इसलिए निकलती है ताकि ये सांस ले सकें। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है ना वहाँ पे उस सॉइल में, हवा में सांस लेने के लिए। तो ये जो फॉरेस्ट है काफी डेंस होते हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब तूफान आता है, खासकर चक्रवात, तो ये उस तटीय जो एरिया है उसकी बचाव करते हैं, ये हवा को रोकते हैं, नुकसान कम होता है। दूसरा जो सुनामी आता है, तो जो लहरें हैं ना उसको ये ब्रेक कर देती हैं। जो लहरें आ रही हैं इसको ये तोड़ देती हैं, क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। कैसा? ये अवरोध की तरह काम करते हैं ये। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा की सबसे खासियत पता है क्या है? यहाँ पे अपना वो पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर ये यहाँ पाए जाते हैं। यार तो टाइगर होता है, इसकी क्या खासियत? ये अलग कैसे है? ये अलग इसलिए है ना कि क्योंकि ये बहुत अच्छे ना, ये समुद्र वाले एरिया में रहते हैं, सुंदरबन वाले एरिया में। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, ये स्विमर, मतलब ये तैरते हैं, इनको तैरना अच्छा लगता है। दूसरा, इनको मछलियां काफी पसंद है, क्योंकि इनकी फूडिंग हैबिट ऐसी हो चुकी है। फूडिंग हैबिट बड़ी अलग है इनकी। और इनका साइज और वेट थोड़ा अलग होता है। साइज और वेट थोड़ा सा ये बाकी जो टाइगर्स होते हैं उनसे थोड़ा ये हैवी होते हैं। तो सबसे जो खतरनाक चीज है इनकी ना, ये आदमखोर होते हैं, क्योंकि ये लोगों के बीच रह रहे हैं। तो लोगों को कहते हैं ना कि उनका खून इनके मुंह लग चुका है, ये आदमखोर बन चुके हैं। ये कुछ खासियत है रॉयल बंगाल टाइगर की जो यहाँ पाए जाते हैं। पता है कि अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो इंडियंस है ना बड़े तेज आदमी हैं, जो हम लोग भारतीय हैं, बड़े तेज लोग हैं हम लोग। कैसे तेज है मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जो सुंदरबन वाला जो एरिया है, इसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है, विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को डिक्लेयर करता है। सुंदरबन जो क्षेत्र है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम शामिल है। तो मैंने बताया कि जो सुंदरबन वाला एरिया है वो पूरा जो डेल्टा एरिया है, ये इसका बहुत सारा पार्ट बांग्लादेश में पड़ता है, थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो कहाँ पड़ता है, हमारे इंडिया में, बंगाल के पास वाला। जैसे मैं छोटा था एक बार, तो एक बार एक न्यूज आई थी। उस न्यूज में ये था कि जो किसी यूनेस्को ने या शायद यूएन ने कुछ रिपोर्ट निकाली थी। रिपोर्ट में ये था कि जो सुंदरबन का जो क्षेत्र है वहां पे काफी इम्प्रूवमेंट और काफी बायोडायवर्सिटी देखने को मिल रही है, काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट है।
इंडियन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया था कि ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। कुछ दिनों बाद एक स्टेटमेंट और आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, शायद यूएन का ही था। उसमें ये कहा गया कि सुंदरबन वाला जो एरिया है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, बायोडायवर्सिटी घट रही है। इंडिया का स्टेटमेंट ये था कि बांग्लादेश को ध्यान देना चाहिए, बांग्लादेश ध्यान नहीं दे रहा है, बांग्लादेश बहुत गलत कर रहा है। मतलब जब तारीफ हुई तो हम तारीफ लेने को आगे हो गए, और जब प्रॉब्लम दिखाई गई तो हमने क्या किया, ब्लेम डाल दिया बांग्लादेश पे कि बांग्लादेश प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यार हम बहुत तेज हैं ना, शुरू से हम तेज हैं। तो ये आज की थोड़ी है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं कल। अब मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री के दो चार लेक्चर डालूंगा, तो हिस्ट्री के भी आप लोग देखिएगा। जैसा होगा बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।